इंडियन रेलवे और इंडियन आर्म फोर्सेस के बाद अगर किसी के पास में जमीन होगी तो वह है वक्फ बोर्ड। तरह तरह की बातें होती हैं सोशल मीडिया पर कि वक्फ बोर्ड जिस जमीन पर हाथ रख दे वो जमीन वक्फ बोर्ड की हो जाती है और ना ही इसमें गवर्नमेंट इंटरफेयर कर सकती है, ना ही कोर्ट और ना ही कोई इंस्टीट्यूशन। इस वक्त वक्फ बिल हैं, वक्फ बोर्ड वक्फ संशोधन बिल को लेकर कितनी सच्चाई है ये सब बातों में। अभी फिलहाल में बीजेपी एक बिल पास करना चाहती है पार्लियामेंट में वक्फ बोर्ड के ऊपर। तो क्या वक्फ बोर्ड की जमीनें सरकार के अंडर में आएंगी? सबसे पहले ज्ञान जरूर ले लो। अगर आपको कुछ भी नहीं पता या फिर आप कुछ भी नहीं जानते तो आपको बेवकूफ बनाना बहुत आसान है, और कौन बेवकूफ बनाएगा ये मुझे शायद बताने की जरूरत नहीं है। और ये बात हर एक कम्युनिटी के लिए है। ये वीडियो में मैं आपको एजुकेट करना चाहूंगा, इसलिए विनती है कि आप आखिरी तक वीडियो में बने रहिए, क्योंकि आधी अधूरी इंफॉर्मेशन अगर आप फैलाओगे तो इसमें जिम्मेदारी मेरी नहीं रहेगी। एक बोर्ड जो करोड़ों कमा रही है और वो किसी की भी जमीन अल्लाह के नाम कर देती है, और इसमें बीजेपी सरकार चेंजेस लाना चाहती है। ऐसा कहा जा रहा है कि वक्फ बोर्ड की जो दादागिरी है उसे एक हद तक कम करना है। 8वीं लोकसभा का पहला सेशन था जब ये अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस किया गया पार्लियामेंट में। अगर वक्फ बिल पास होता है तो बहुत से इंपॉर्टेंट चेंजेस होंगे, ऐसा कहा जा रहा है। क्या चीजें सॉल्व होंगी या फिर ये सिर्फ एक पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा है? आइए जानते हैं इस वीडियो से। सबसे पहले जानेंगे कि आखिर वक्फ है क्या। मान लो कोई इंसान है जो उसकी कमाई हुई प्रॉपर्टी वो दान करना चाहता है, मतलब चैरिटेबल ट्रस्ट में देना चाहता है या फिर कोई रिलीजियस चीजों में देना चाहता है, तो वो अपनी प्रॉपर्टी वक्फ करा सकता है। मतलब उसकी जो प्रॉपर्टी होगी वो अल्लाह के नाम पे हो जाएगी, जिसपे वो बाद में अधिकार नहीं जमा पाएगा। और ये जो प्रॉपर्टी होती है उसको मैनेज करने वाले को मुतावली कहते हैं, और ये मुतावली को अधिकार नहीं होता बेचने का। ये कोई भी प्रॉपर्टी बेच नहीं सकता। यहाँ सिर्फ एक पॉइंट याद रखने की जरूरत है कि ये पैसे रिलीजियस और चैरिटेबल चीजों के लिए ही यूज होंगी। इसके अलावा ये पैसा और जमीन कहीं यूज नहीं हो सकता। 3 टाइप के वक्फ हैं, जिसमें पब्लिक वक्फ आता है, कोसाई वक्फ आता है और प्राइवेट वक्फ आता है। सबसे पहले जानते हैं कि पब्लिक वक्फ क्या है। पब्लिक वक्फ मतलब सोशल वेलफेयर के लिए यूज होने वाला जमीन या पैसा। दूसरा होता है कोसाई वक्फ। इसका मतलब होता है कि आधा पैसा वेलफेयर के लिए यूज होगा और आधा पैसा डिसेंडेंट के लिए यूज होगा। और तीसरा है प्राइवेट वक्फ। जब किसी की पीढ़ी खत्म हो जाती है, मतलब उसकी कोई संतान नहीं होती, तो वो जो पैसा होता है या फिर प्रॉपर्टी होती है वो डोनेट हो जाती है वक्फ बोर्ड को। उसे प्राइवेट वक्फ भी कहते हैं। आपको क्या लगता है ये प्रथा 100 और 200 सालों से चली आ रही है? बिल्कुल भी नहीं। ये प्रथा 1000 सालों से चली आ रही है। मतलब आपको बता दूं, जो वक्फ बोर्ड का इंटेंशन है वो अच्छा ही है। मतलब वो चीजें सोशल वेलफेयर के लिए ही करना चाह रही है और अपने कम्युनिटी को बिल्ड करना चाह रही है, जिसमें मुझे कोई खराबी नहीं लग रही है, और जिसे खराबी लग रही है वो अपना मानसिक संतुलन ठीक करके आए। वक्फ बोर्ड का इंटेंशन तो साफ है, लेकिन थ्योरी और प्रैक्टिकल में बहुत फर्क है, क्योंकि ये चीजों को कुछ लोगों ने खराब कर दिया है और यही सब चीज राजनीति को बढ़ावा देती है। 1913 में द मुस्लिम वक्फ वैलिडेटिंग एक्ट बना, जिसका नाम 1923 में द मुस्लिम वक्फ एक्ट किया गया, और आजादी के बाद इसका नाम रखा गया सेंट्रल वक्फ एक्ट, और फाइनली रिप्लेस किया गया 1995 वक्फ एक्ट, और ये 2024 में वापस चर्चा का विषय बना हुआ है। टोटल 32 वक्फ बोर्ड है इंडिया में, अलग अलग स्टेट में, जिनका काम होता है प्रॉपर्टीज को मैनेज करना। उस प्रॉपर्टी से जो भी पैसा निकल रहा है उस पैसे को सोशल वेलफेयर में यूज करना है, और वो पैसा आता है रेंटल बिजनेस से या फिर एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज से। ये तो बात हुई स्टेट की। नेशनल लेवल पर भी सेंट्रल वक्फ काउंसिल है, और जैसा कि मैंने बताया था कि 3rd लार्जेस्ट लैंड ओनर है, जिसमें शामिल है 9.7 एकड़ लैंड और इमूवेबल प्रॉपर्टीज 8.7 लाख। अब सवाल ये नहीं है कि किसके पास में कितनी प्रॉपर्टीज है, सवाल ये है कि ये प्रॉपर्टीज का पैसा जा कहाँ रहा है, क्योंकि इतने सारे पैसे होने के बावजूद हमारे मुस्लिम भाइयों को तकलीफ तो आनी नहीं चाहिए। लेकिन जानते हैं कि इकोनॉमिक डेटा कहता क्या है। इनकम के मामले में 71% ऑफ इंडियन मुस्लिम्स की इनकम कम है एज कंपेरिजन टू 64% ऑफ हिंदू इंडियंस। 55% ऑफ इंडियन मुस्लिम्स ने कहा कि कोविड के टाइम पे उनके पास में खाने के लिए पैसे नहीं थे एज कंपेरिजन टू 48% ऑफ हिंदू इंडियन। हिंदुस्तान टाइम के एनालिसिस के हिसाब से एसेट्स एंड कंजप्शन की अगर बात की जाए तो मुस्लिम कम्युनिटी के पास में सबसे कम संपत्ति है एज कंपेरिजन टू अदर कम्युनिटी। अनएम्प्लॉयमेंट की अगर बात करूं तो इसमें तो हर कम्युनिटी परेशान है, वो चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे जैन हो, सभी परेशान चल रहे हैं। लेकिन अगर बात की जाए बाकी सब चीजों की तो सोशल वेलफेयर के नाम पे सिर्फ हो रहा है करप्शन। 2006 सचार कमेटी का एक रिपोर्ट आया था, जिसमें एक चैप्टर है जिसमें बताया गया था कि अगर वक्फ बोर्ड की पूरी प्रॉपर्टीज को सही तरीके से यूटिलाइज किया गया होता तो उस टाइम पे, मतलब 2006 में 12,000 करोड़ की संपत्ति आई होती वक्फ बोर्ड के पास में, जो कि सोशल वेलफेयर में यूज होती। लेकिन आपको बता दूं उस टाइम पे कितना पैसा आया होगा,
मात्र 163 करोड़। उस टाइम के कंपैरिजन के हिसाब से अगर आज देखा जाए 2024 में, तो आपको क्या लगता है कि आज चीजें ट्रैक पर हैं? मेरे हिसाब से बिल्कुल भी नहीं। अब जानते हैं ये इतना बड़ा फेलियर हो कैसे रहा है। सबसे पहले तो जो मैनेजर है, जिसे मुतावली भी कहते हैं, वो सोर्स ऑफ इनकम जनरेशन और मैनेजमेंट कम करता है, करप्शन ही ज्यादा करता है। और कई हायर अथॉरिटी इसे अपने प्राइवेट प्रॉपर्टी जैसे यूज करती है। वक्फ बोर्ड के नाम पर ये लोग पैसा कमाते हैं प्रीमियम लैंड को सस्ते में देकर। और इनसे अब सोशल वेलफेयर का डेटा मांगा जाए तो इनके पास में बोलने के लिए कुछ भी नहीं होगा। वक्फ बोर्ड जिसके लिए बनी है वो चीज हो ही नहीं रही है, और ये सब इशू सॉल्व भी नहीं हो रहा है, या फिर कोई इसे सॉल्व करना ही नहीं चाहता। मैं इतना जानता हूं कि अगर आप अनएजुकेटेड हो, अगर आप अपने बारे में नहीं जानना चाहते, तो आपको दूसरा कोई नहीं बताने वाला है आपके बारे में। आपको खुद ही जानना पड़ेगा कि आपके जीवन में चल क्या रहा है। इसी प्रकार आपको वक्फ बोर्ड के बारे में भी पूरी जानकारी होनी ही चाहिए। मेरा तो यही कहना है कि अगर हायर अथॉरिटी करप्टेड है, तो मुतावली और मैनेजर से हम लोग क्या ही उम्मीद करेंगे वक्फ बोर्ड को मैनेज करने के लिए। एक बात तो सच है कि वक्फ बोर्ड के पास में जमीन बहुत है, लेकिन मोस्ट ऑफ जमीन इनकी गांव में है, जो कि ये सब चीज यूज में नहीं आती, मतलब वहां से पैसा जनरेट नहीं हो पाता। और रही बात प्राइम लोकेशंस की, तो यहाँ पे गवर्नमेंट एजेंसीज और बड़े प्लेयर्स बैठे हैं, जो कि आज के हिसाब से रेंट पे नहीं करते, वो पुराने हिसाब से रेंट पे करते हैं, जिसमें सोशल वेलफेयर में नुकसान होता है। बस इतना समझ आ रहा है कि बिल्लियों तुम लड़ो, रोटी बंदर खाएगा। वक्फ बोर्ड का पैसा सही जगह यूज हो, मतलब सोशल वेलफेयर में यूज हो, इसके लिए हायर अथॉरिटी ईमानदार चाहिए। अगर ये सब चीजें प्रॉपर सिस्टम से मैनेज हो, तो कम्युनिटी की डेवलपमेंट, हॉस्पिटल्स और एजुकेशन बहुत अच्छे से हो सकता है। अब तो ये रही करप्शन की बातें, लेकिन सवाल ये आता है कि इतना करप्शन होने के बावजूद अमेंडमेंट 2024 को सपोर्ट क्यों नहीं किया जा रहा? अब इसमें तीन चीज है जो लोगों के दिमाग में है। अगर हिंदू की तरफ से देखें तो लोगों के दिमाग में है कि वक्फ बोर्ड जमीन हड़पता है। दूसरा ये चीज कि गवर्नमेंट का डर है, मतलब गवर्नमेंट का जो कंट्रोल होगा उसके लिए डर बना पड़ा है वक्फ बोर्ड को। और तीसरा कि ये पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा है। आइए जो सही है उससे जानते हैं। तमिलनाडु का किस्सा बहुत वायरल हुआ था सोशल मीडिया पर। एक गांव है जहां पर एक फैमिली ने अपनी जमीन बेचने के लिए निकाली थी। वक्फ बोर्ड ने वो जमीन तो क्लेम की, साथ ही साथ पूरा गांव भी क्लेम कर लिया। और लोगों ने कहा कि ये सब चीजें तो हमको पता ही नहीं थी, क्योंकि ये सालों साल से हम लोगों की है, हमारे पूर्वजों की है, तो इसमें वक्फ बोर्ड कहां से आ गया? ये बात कोर्ट तक गई और कोर्ट ने कहा कि वक्फ बोर्ड ऐसे ही कोई भी प्रॉपर्टी को क्लेम नहीं कर सकता। अब ये चीज ये भी बताती है कि कहीं कहीं वक्फ बोर्ड अपने पावर का गलत इस्तेमाल भी करता है। पर अब ये जानना जरूरी है कि यहाँ पर क्या कंट्रोल नहीं है सरकार का? आधी अधूरी बातों से बिल्कुल दूर रहना, क्योंकि अब आपको असलियत मालूम पड़ेगा कि सरकार का यहाँ पर कंट्रोल है या नहीं। सबसे पहली बात कि आप अपने ही प्रॉपर्टी को वक्फ करा सकते हैं, दूसरे की प्रॉपर्टी पे आपका कोई अधिकार नहीं रहेगा और आप वक्फ नहीं करा सकते, या फिर कोई और आपकी प्रॉपर्टी पे वक्फ नहीं करा सकता। एक एलिगेशन है कि 1995 वक्फ एक्ट सेक्शन 40 में लिखा हुआ है कि कोई भी स्टेट के वक्फ बोर्ड को अगर लगता है कि वो प्रॉपर्टी उनकी है तो वो क्लेम कर सकते हैं और उसकी इंफॉर्मेशन और सर्वे करवा सकते हैं कि वो प्रॉपर्टी उनकी है या नहीं। लेकिन ये सब चीज प्रूफ करना इतना आसान भी नहीं है। वक्फ एक्ट 1995 सेक्शन 4 के तहत स्टेट गवर्नमेंट एक सर्वे कमिश्नर भेज सकती है जो भी प्रॉपर्टी पर उन्होंने क्लेम किया है उसका विटनेस मांगने के लिए और उसका डॉक्यूमेंट मांगने के लिए। और ये पूरा अधिकार स्टेट गवर्नमेंट सर्वे कमिश्नर को देती है ये सब डॉक्यूमेंट्स वगैरह मांगने के लिए। वक्फ एक्ट 1995 सेक्शन 14 के हिसाब से जितने भी मेंबर्स होते हैं वक्फ बोर्ड में, वो सब के सब अपॉइंट किए जाते हैं स्टेट गवर्नमेंट के हिसाब से। और ये बात आप लोग कान खोल के सुन लो कि जितना भी चीज मैनेज होता है वो सब स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में होता है वक्फ बोर्ड का। और जो नेशनल लेवल का काउंसिल है वक्फ बोर्ड का, उसे भी गवर्नमेंट ही मैनेज करती है। मतलब आपको ये चीज समझनी जरूरी है कि सरकार द्वारा ही और सरकार के ही रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से ही वक्फ बोर्ड चलता है। और एक चीज लोगों के दिमाग में ये भरी हुई है कि खुद का कोर्ट है वक्फ बोर्ड का। तो मैं आपको बता दूं, वो जो कोर्ट है जिसे कसाई कहा जाता है, उसे भी स्टेट गवर्नमेंट ही अपॉइंट करती है। जो भी अंदर जुडिशरी होता है वो स्टेट गवर्नमेंट द्वारा ही अपॉइंटेड होता है। और अगर इसमें भी किसी को लगता है कि कसाई कोर्ट ने गलत निर्णय लिया है तो वो हाई कोर्ट जा सकता है, उसे पूरा अधिकार है हाई कोर्ट जाने का। मैं आप भी कह रहा हूं कि आधी अधूरी सोशल मीडिया पर बातें सुनकर आप लोग आपस में लड़कर अपना समय बर्बाद करते हो। और सबको एक गलत फहमी है कि वक्फ बोर्ड को टैक्स नहीं देना पड़ता, लेकिन आपको बता दूं स्टेट गवर्नमेंट ने कहीं भी रिलीफ नहीं दिया है वक्फ बोर्ड को। वक्फ बोर्ड को भी टैक्स देना पड़ता है। और अब बीजेपी का कहना है कि ये बिल पास करके जो अमेंडमेंट 2024 है उसमें वो लोग करप्शन, इनएफिशिएंसी और एनरोचमेंट को खत्म करेंगे जड़ से, जिससे जो सोशल वेलफेयर का पैसा है वो लोगों तक ही पहुंचेगा। लेकिन आपको इसमें एक बड़ा चेंज दिखेगा। जो फैसला ट्रिब्यूनल कोर्ट मतलब कसाई कोर्ट लेता था वो अब डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के हाथ में आ जाएगा। इसमें सर्वे कमिश्नर भी हट जाएगा
और कोर्ट भी हट जाएगा। इसमें पूरी अथॉरिटी और पूरी पावर दे दी जाएगी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को। पर क्या डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर इतने अच्छे से सब कुछ संभाल पाएगा? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। और अगर आपको जानना है कि अमेंडमेंट 2024 जो बीजेपी पास करने वाली है बिल, उसमें क्या है, तो आप पार्ट 2 लिख सकते हो। मैं आपके लिए पार्ट 2 भी बनाने की कोशिश करूंगा।